हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर सिस्टम के इस रैंक बूस्टर कोर्स में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एचडब्ल्यू में दिया था पिछले लेक्चर में, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका सही आंसर निकाल लिया होगा। देखिए गाइस, मैं रैंक बूस्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको क्या करना है। इस सीरीज में जो भी मैं क्वेश्चंस यहां पे लिखूं, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना, बहुत ही लिमिटेड टाइम में पहले खुद से ट्राई करना, और एक बार नहीं आए तो 2 बार ट्राई करना, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। ये आपका बेहतर तरीका होगा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जो मैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस वगैरह पढ़ा था, जो रैंकर स्टूडेंट अंडर 50 अंडर 20 जो स्टूडेंट आते थे वो ऐसा ही करते थे। मैं उनके सामने डिक्टेट कर देता था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को डिक्टेट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी सॉल्व करते थे, तो 20-30 स्टूडेंट बिल्कुल सिलेक्टेड स्टूडेंट बैठते थे, तो उसमें से लगभग 20-22 स्टूडेंट सही आंसर कर देते थे। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता था, और साथ में उनको एक गिवन टाइम में प्रेशर सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाती थी। तो आपको भी ऐसा ही करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, और जो भी क्वेश्चन लिखा उसको पहले खुद से ट्राई करना है। उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं समरी वाइज आपको थ्योरी तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है, एक शॉर्ट समरी टाइप दे रहा हूं, और इसी फैशन में हम पूरा पावर सिस्टम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर यूनिट वैल्यू ऑफ एन इंपीडेंस इज 0.7 बाय कंसीडरिंग द बेसिस वैल्यू। तो यहां पे बेसिस वैल्यू क्या है, एमवीए बेस कितना है, एमवीए बेस जो कि है, मैं ना हम लोगों ने जो फॉर्मूले किलो वोल्ट बेस और एमवीए में करे, इस वजह से मैं सारी यूनिट्स भी एक ही में कर रहा हूं। चाहो तो आप वोल्ट और केवीए में भी कर सकते हो फॉर्मूले ईजाद, बट हम लोगों को उसमें करना नहीं है। हमने जो सीखा है एमवीए और केवी उसी में रखेंगे, ताकि जितना स्टैंडर्ड फॉर्मेशन से चले उतना कंफ्यूजन कम होगा एग्जाम वाले दिन, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कर देंगे तो 0.3 एमवीए हो जाएगा, ठीक है। और किलो वोल्ट बेस कितना है, किलो वोल्ट बेस जो है वो हो जाएगा 11 किलो वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और क्या दे रखा है आपको, जेड पर यूनिट, इंपीडेंस पर यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.7 pu, ठीक है, पर यूनिट गिवन है। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द ओमिक वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस। अब ओमिक वैल्यू का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एक्चुअल वैल्यू का मतलब है कि देखिए पर यूनिट इक्वल टू कितना होता है, जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। तो अगर मुझे यहां पे पर यूनिट वैल्यू पता है 0.7, अगर मैं जेड बेस निकाल लूंगा तो एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो यहां पे करना क्या है, हमें जेड बेस निकालना है, और जेड बेस का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, केवी स्क्वायर अपॉन एमवीए, केवी स्क्वायर अपॉन एमवीए 0.3। तो ये आ जाएगा बेस, ठीक है। और यहां से एक्चुअल क्वांटिटी अगर हमें निकालनी है, एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट 0.7 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लेते हैं फटाफट। तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये हो जाएगा 282.33 ये हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यू। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, और एग्जाम प्रेशर में देखिए इस छोटी छोटी चीजें है ना, कई बार दिक्कत देती है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर सिंपल चीजें तो है, क्या है, बट प्रेशर सिचुएशन में यही चीजें, सिंपल चीजें ही टफ लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डज दिस ओमिक वैल्यू चेंजेस इफ द बेसेस आर चेंज्ड टू 400 kVA 33 किलो वोल्ट। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, देखिए क्या है, पर यूनिट जो यूनिट है हमारी, पर यूनिट क्या करता है, हमारा रेफरेंस यूनिट है। क्या है ये, हमारी रेफरेंस यूनिट है। पूरे पावर सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए कॉमन रेफरेंस यूनिट बनाएंगे, बट इस यूनिट के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे जो केवी एमवीए बेस और किलो वोल्ट के बेसेस अलग अलग लोगे तो पर यूनिट वैल्यू चेंजेस हो सकती है, बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल ओमिक वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं बोलूं एक्चुअल वैल्यू में, देखिए एक्चुअल इंपीडेंस की अगर बात करें तो यहां पे ये क्या है, कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस माइनस जे रिएक्टेंस, और मोटा मोटी कैपेसिटेंस तो लगभग होता नहीं है, ज्यादातर इंडक्टेंस ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो इंपीडेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे और इंडक्टेंस पे कहीं ना कहीं।
और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये किस बात पे डिपेंड करते हैं, इनके ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो जब तक हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसका चेंज नहीं करते तब तक ओमिक वैल्यू में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर इनकी चेंज नहीं होगी तो हमारे क्या बोल सकते हैं, इंपीडेंस की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता है, तो वो इफेक्टिव चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर से, टेम्परेचर के इफेक्ट से भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, बट वो बहुत ही बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट टाइप नहीं होता, मोमेंटरली चेंजेस हो सकता है गिवन टेम्परेचर पे, गिवन कंडीशंस पे, बट वो हल्का फुल्का चेंज होता है। उसके अंदर का जो ओमे की वैल्यू है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, वो चेंज नहीं होता है। और जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, किसी एलिमेंट की वैल्यू पे कमेंट करते हैं तो वो स्टेडी स्टेट में कमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है क्या लिखोगे, नो, नेवर, ओमिक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, बेस कितना भी हम लोग चेंज कर लें। ठीक है, पर यूनिट चेंज हो सकता है, ओमिक वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक फॉल्ट में भी करवाया, लाइक आई थिंक लेक्चर नंबर 99 जो पावर सिस्टम का फुल कोर्स का है, आई थिंक 30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बीच में एक क्वेश्चन होगा। तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इसका चेंजेस हो जाएगा तो क्या होगा, तो हमने उसको क्लेरिफिकेशन भी दिया है वहां पे। ठीक है, तो आप इस चीज का आंसर क्या लिखेंगे कि ओमिक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे बेस वैल्यू कुछ भी चेंज कर दो। हाँ, पर यूनिट वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट किस पे डिपेंड करता है, उसके बेस एमवी और किलोवोल्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द न्यू पर यूनिट वैल्यू। तो अब यहां पे क्या बोला है कि पर यूनिट वैल्यू ही निकाल दो। चलो एक्चुअल वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, तो आप क्या कर दो, आप हमको बता दो कि नया पर यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जेड पर यूनिट न्यू कितना होगा। तो अब इसका फॉर्मूला हमें पता है ना, फॉर्मूला क्या पता है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ओल्ड है, न्यू हमारे बेसिस कौन से 400 और 33 हमारे न्यू हो गए, और ये क्या हो गया जेड पर यूनिट, ये ओल्ड हो गया। तो हम ये बोलेंगे न्यू इक्वल टू ओल्ड इंटू एमवीए न्यू। एमवीए न्यू कितना है 4.4। ठीक है, और यहां पे एमवीए ओल्ड कितना है 0.3, ये ओल्ड है, पुराना बेसिस है ये सारे के सारे, और किलो वोल्ट है ना, न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड, तो किलो वोल्ट कौन सा आएगा, ओल्ड वाला आएगा। किलो वोल्ट ओल्ड वाला मतलब कि 11, और नया किलो वोल्ट कितना है 33 का स्क्वायर। तो पॉइंट से पॉइंट हट गए ये। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेटर, क्योंकि वर्चुअल कैलसी, इस वजह से जितना सिंप्लीफाई इक्वेशन कर लो उतना अच्छा रहेगा। 11 कम 11, 11 33, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कर दें तो कैलकुलेटर, चलो मेरे पास ही कैलकुलेटर, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 36 है ना, 9 28, सॉरी 9 18 9 3 27। ठीक है, 27। ठीक है, 0.1037 पर यूनिट। ठीक है, तो पहाड़े बहुत अच्छे से, टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से नया पर यूनिट वैल्यू देखो, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 300 kVA 11 किलो वोल्ट बेस पे जो पर यूनिट वैल्यू थी 0.7 थी, बट इस बार हमने जब बेस चेंज कर दिया तो पर यूनिट चेंज हो गई। तो पर यूनिट वैल्यू चेंज हो सकती है बेस चेंज करने से, बट आपका एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे तो हम जब फॉल्ट में क्वेश्चन करेंगे तो हम कुछ भी बेस ले लेंगे, आपने तो सिखाया कुछ भी बेस ले लो, आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसा मैं बोलता हूं फुल कोर्स में भी, और अभी भी बोलूंगा आगे जब फॉल्ट पढ़ाऊंगा। तो क्या हमारा फाइनल आंसर चेंज आएगा? नहीं, आंसर में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, कोई भी बेस लेके आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अपने मन से भी 100 MVA का बेस मान के भी चीजें कर दोगे तो हो जाएगा, बट शर्तें कहां पे क्या रखना है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो बेस चेंज करने की वजह से पर यूनिट वैल्यूज चेंज जरूर हो सकती है, बट ओमिक वैल्यू चेंजेस नहीं होगी। आप चाहो तो इससे ओमिक वैल्यू, इस पर यूनिट वैल्यू से ओमिक वैल्यू भी वापस लाके देख सकते हो। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करें, यहां से ये क्वेश्चन हमारे हो गए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने फॉर्मूले कर लिए हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन ऐसा करवाता हूं जिसमें इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद आप 25% फॉल्ट एनालिसिस सीख जाओगे, 25% फॉल्ट एनालिसिस सीख जाओगे। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, या वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया है कि फॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाओगे। द वन लाइन डायग्राम ऑफ अ 3-phase पावर सिस्टम इज शोन इन द फिगर।
सिलेक्ट अ कॉमन बेस ऑफ 100 MVA एंड 22 किलो वोल्ट। देखो यहां पे दे दिया है, क्या दे दिया है यहां पे कि ये कॉमन बेस आपको सिलेक्ट करना है 100 MVA और 22 किलो वोल्ट ऑन दी जनरेटर साइड। कहां पे ये जनरेटर साइड है। ड्रॉ एन इंपिडेंस डायग्राम विथ, क्या बोला है, इंपिडेंस डायग्राम। अब आप बोलोगे सर आपने तो रिएक्टेंस डायग्राम सिखाया, तो इंपिडेंस रिएक्टेंस डायग्राम लगभग सिमिलर ही बात है। विथ ऑल इंपिडेंसेस इंक्लूडिंग द लोड इंपिडेंस मार्क्ड इन पर यूनिट, द मैन्युफैक्चरर डेटा फॉर ईच डिवाइस इज गिवन एज फॉलो, है ना। तो यहां पर आपको जो बेस लेना है ना, वो बेस लेना है आपका 100, मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, MVA बेस, और ये कौन सा है, न्यू वाला है ना, ये जो इससे लेंगे हमको न्यू, तो 100 MVA। और किलो वोल्ट बेस कितना है, किलो वोल्ट बेस न्यू क्यों लिखा, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो बार बार वैल्यू उठाने में, किलो वोल्ट, है ना, जनरेटर साइड का दे रखा है। अब यहां पे ये पूरे पावर सिस्टम को अच्छे से देखो तो ये जनरेटर है, ये बस बार नंबर 1, और यहां से T1 और T3 ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होंगे, फिर 2 से लगा के 3 के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 किलो वोल्ट दे रखा है। इधर डबल सर्किट लाइन में 5 से 6 के बीच में कितना है, 110 किलो वोल्ट लाइन है। उसके बाद ट्रांसफार्मर T2 और T4 दे रखे, उसके बाद यहाँ पे एक बस बार दे रखा है 4th नंबर का, और उसके बाद 2 लोड दे रखा है, एक लोड नंबर ये और एक मोटर के फॉर्म में। इनकी सभी की इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है। जनरेटर का स्पेसिफिकेशन दे रखा, क्या क्या दे रखा जनरेटर का, देखो जनरेटर का दे रखा 90 MVA 22 किलो वोल्ट, और उसका रिएक्टेंस दे रखा है ना, बोला इंपीडेंस है बट रिएक्टेंस एक्स के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। T1 ट्रांसफार्मर का MVA और यहां पे 22/220 किलो वोल्ट दे रखा है, रिएक्टेंसेस सब दे रखा है। तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है ये सारे के सारे जो MVAs है, इन सारे पैरामीटर के ये अपने इंडिविजुअल MVAs है, इनके इंडिविजुअल रिएक्टेंसेस है। और आपको बोला है कि अब बेस का आप क्या मानना है, 100 MVA और 22 किलो वोल्ट बेस मानते हुए इस सारे एलिमेंट, इस पूरे पावर सिस्टम में जितने भी एलिमेंट है उनको एक कॉमन बेस पे पर यूनिट सिस्टम में रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी रेटिंग है ये इनकी ओल्ड रेटिंग है, सारी की सारी जो रेटिंग है ये सारी की सारी ओल्ड रेटिंग है। क्या है, ओल्ड पैरामीटर से सारे के सारे, चाहे ये MVA ओल्ड हो, किलो वोल्ट ओल्ड हो, या फिर रिएक्टेंस या इंपीडेंस, ये सब के सब क्या है, ओल्ड वैल्यू से। अब हमें क्या करना है, इन न्यू बेसिस के हिसाब से इन सारी क्वांटिटीज को चेंज करना है, और नया रिएक्टेंसेस, ये सारे ओल्ड है तो हमें नए रिएक्टेंसेस, न्यू रिएक्टेंसेस फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। क्लियर है। उसके बाद आपको देखो यहां पे क्या दे रखा है, द 3-phase लोड एट 4 एब्जॉर्ब 57 MVA। ये जो लोड है ना, यहां दे रखा है 57 MVA एब्जॉर्ब कर रहा है, और साथ में दे रखा है 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे एब्जॉर्ब कर रहा है। स्टैटिक लोड भी दे दिया आपको, है ना, पावर फैक्टर लैगिंग एट 10.4 किलो वोल्ट, और कितना दे रखा है, 10.45 किलो वोल्ट पे दे रखा है। ये लोड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद लाइन 1 एंड 2 हैव रेजिस्टेंसेस ऑफ, ये लाइन 1 और 2 के भी रेजिस्टेंसेस यहां पे मेंशन है, ठीक है। चलो अब सबसे ज्यादा दिक्कतें कहां होती है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं आए हमें आगे चल के, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, MVA में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि देखो क्या होता है, जनरेटर से मोटर तक, जब हम जनरेटर से चलेंगे, चलते हुए स्टार्ट होगा, जनरेटर से चलना स्टार्ट करें और मोटर तक जब पहुंचते हैं तो हमारा पावर चेंजेस नहीं होता है ना। पावर चेंजेस, अब वो वाली बात नहीं कि पावर सर यहां पे अलग पावर होगा, वो सब नहीं बोल रहा हूं मैं, कि जो MVA रेटिंग है ना, MVA जो हमारा पावर रेटिंग है, क्योंकि बीच में कौन कौन आ रहे पैरामीटर, बीच में आ रहा है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज के लेवल को अप डाउन करता है, करंट के लेवल को, पावर को छेड़ता नहीं है। पावर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के सेम ही रहता है। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि जनरेटर से मोटर साइड जब चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा वोल्टेज लेवल में वेरिएशन आएगा ड्यू टू ट्रांसफार्मर, बट पावर में कोई भी छेड़खानी करने वाला पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है ना, किलो वोल्ट न्यू बेस, ये सबके लिए जरूरी नहीं कि 22 रहे, ये सबके लिए 22 नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, अभी जल्दी से देख लेते हैं। देखो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको अच्छे से मैं एनालाइज करके बताता हूं। सपोज करो T1 ट्रांसफार्मर है, तो T1 ट्रांसफार्मर कितना दे रखा है, 22/220 किलो वोल्ट, ये दे रखा है।
अब देखो इधर ये 22 गया, 22 गया, 22 गया, तो ये प्राइमरी साइड तो 22 रहेगा, बट यही 22 वोल्टेज उधर जाके कितना बन जाएगा, 220 बन जाएगा। किसकी हेल्प से, टर्न रेशियो की हेल्प से क्या होगा, यही 22 किलो वोल्ट उधर जाके 220 किलो वोल्ट हो जाएगा, है ना, 220 किलो वोल्ट हो जाएगा। तो जनरेटर साइड पे इस बस नंबर 1 के ऊपर 22 किलो वोल्ट रहेगा, और प्राइमरी ट्रांसफार्मर T1 का जो प्राइमरी है वहां पर भी 22 रहेगा। और देखो T3 का कितना रेटिंग दे रखा है, 22/110 किलो वोल्ट, तो इधर भी यही रहेगा। बट जब यही वोल्टेज इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इस साइड में यही 22 जब इधर चले जाएगा, तो यही 22 अब कितना बन जाएगा, 222, तो इधर का जो बेस रहेगा, इधर का जो बेस रहेगा किलो वोल्ट, जो न्यू रहेगा, न्यू बेस रहेगा, वो 220 रहेगा, 220 किलो वोल्ट नया बेस रहेगा। और लकीली यहां पे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका भी 220 ही दे रखा है, ठीक है। फिर ये 220 चला, 220 चला, 220 चला, और फिर यहां पर आपको वापस से क्या ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, कौन सा, T2 ट्रांसफॉर्मर। T2 ट्रांसफॉर्मर है 220/11 किलो वोल्ट, ठीक है। यही 220 इस ट्रांसफॉर्मर का देखो वही बेस रहेगा, है ना, 220 चलता 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 गया, और ये भी 220 है, इसका मतलब प्राइमरी पे 220 ही नया बेस रहेगा, और उधर जाके क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, उधर जाके बन जाएगा 11। इसका भी मैं लिख देता हूं, T4 का भी लिख देता हूं, T4 का भी 110/11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट। तो हम ये बोलेंगे कि इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके 11 किलो वोल्ट हो जाएगा, और इधर भी 11 किलो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, इस 4th नंबर की बस से। तो इसका मतलब है कि देखो नए बेस MVA न्यू तो हमेशा 100 रहेगा, बट वोल्टेज न्यू जनरेटर्स पे अगर देखेंगे तो न्यू बेस कितना हो जाएगा, 22। इस ट्रांसफॉर्मर पे प्राइमरी में अलग रहेगा, सेकेंडरी में अलग रहेगा। इस ट्रांसमिशन लाइन का नया बेस वोल्टेज क्या रहेगा, 220 रहेगा। इस ट्रांसमिशन लाइन का नया बेस वोल्टेज कितना रहेगा, क्योंकि ये 22 से इधर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 110 किलो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस ट्रांसफार्मर के लिए नया बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 110, और उस साइड में जाएगा तो 11 किलो हो जाएगा। इस मोटर और लोड के लिए नया बेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 11 किलो वोल्ट हो जाएगा, 11 किलो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर की वजह से हमारे जो वोल्टेजेस है, न्यू वोल्टेजेस, नए बेस के जो वोल्टेजेस है वो चेंज होते हैं। बस यही यहाँ पे दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी 22 को लेके कर देते हैं, बट 22 को कहाँ पे चलाना है, सिर्फ जनरेटर साइड चलाना है और इन दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी, बट उधर सेकेंडरी साइड में बदल जाएंगे। बट हमें पता है प्राइमरी करो या चाहे सेकेंडरी करो, ट्रांसफार्मर में दोनों साइड का पर यूनिट तो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलिए अब करें एनालिसिस करना स्टार्ट करें, 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जनरेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जनरेटर से स्टार्ट करते हैं, जनरेटर G से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा राइट कलर कॉम्बिनेशन दूसरा ले लेते हैं। चलो तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जनरेटर का जो रिएक्टेंस है ना, रिएक्टेंसेस के फॉर्म में ही है, तो रिएक्टेंसेस पर यूनिट न्यू कितना आ जाएगा वो देखेंगे। तो ओल्ड कितना है जनरेटर का ओल्ड है 18%, है ना। 18% मतलब कि 0.8 इंटू MVA न्यू क्या आएगा, MVA न्यू कितना है 100, और MVA ओल्ड कितना है, MVA ओल्ड कितना है 90। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वोल्टेज लिखने की जरूरत है क्या, मुझे किलो वोल्ट लिखने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ओल्ड और न्यू दोनों के दोनों कितना है 22 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेशन बाद में करके लिख देंगे अपन। चलो जनरेटर का हो गया, फटाफट चलते जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, है ना, ये जनरेटर हो गया। अब चलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर T1 ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देखिएगा ट्रांसफॉर्मर का देखिएगा X पर यूनिट न्यू, तो ओल्ड कितना है, ओल्ड ट्रांसफॉर्मर का मुझे नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर का 10%, ठीक है, 10%, तो ये हो गया 0.10, परसेंटेज से हटा के मैंने पर यूनिट में लिया है। देन MVA न्यू कितना है 100, ओल्ड कितना है MVA 50, है ना, 50 ओल्ड है, और किलो वोल्ट। अब देखिएगा यहां मैं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बता देता हूं, है ना, एक बार बता देता हूं दोनों, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सबसे पहले मैं प्राइमरी का लिखता हूं, है ना, प्राइमरी साइड का लिखता हूं। तो प्राइमरी साइड का ओल्ड और न्यू कितना है 22 किलो वोल्ट का स्क्वायर, और
सेकेंडरी साइड का अगर मुझे लिखना है या तो प्राइमरी साइड से कर दो या सेकेंडरी साइड से करना, तो सेकेंडरी का आप देखोगे ओल्ड कितना है 220 है ना, सेकेंडरी साइड का 220 है ओल्ड, और यही न्यू 22 उधर जंप करके कितना हो गया 220 ही हो गया है ना, जंप करके उधर 220 ही हो जाता है ये भी, तो ये भी कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और ये स्क्वायर। ये मैं पहला क्वेश्चन है, इस वजह से आपको दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का करके बता दिया, किसी एक से कर सकते हो क्योंकि हमें पता है प्राइमरी का करो चाहे सेकेंडरी का पर यूनिट सेम आता है, इस वजह से या तो प्राइमरी का कर लो या सेकेंडरी का, ताकि मैंने और करके इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने के लिए कि भाई दोनों तरीके से कैसे होता है, ठीक है। बट दोनों में लकीली क्या है, वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो इसका भी कैलकुलेशन बाद में कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर T2, तो इसके पहले ट्रांसमिशन लाइन का देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन का, चलो ट्रांसमिशन लाइन बाद में देख लेंगे, पहले सारे ट्रांसफॉर्मर निपटा देते हैं। तो T2 ट्रांसफॉर्मर कर देते हैं, ठीक है। T2 ट्रांसफॉर्मर x पर यूनिट न्यू, तो ओल्ड कितना है T2 ट्रांसफॉर्मर का, ओल्ड 6% है ना, ध्यान रखना 6 में 0.6 मत कर देना, 0.06 MVA न्यू 100, ओल्ड कितना है, ओल्ड MVA T2 ट्रांसफॉर्मर का 40। वोल्टेज लिखने की मुझे जरूरत नहीं है ना, सेम वोल्टेज ही है। चलो यहां आ जाएगा कैलकुलेशन, फिर कर देंगे। नेक्स्ट है आपका T3 ट्रांसफॉर्मर x पर यूनिट न्यू, कितना है T3 ट्रांसफॉर्मर का, T3 ट्रांसफॉर्मर का है 6.4, मतलब कि 0.064, ठीक है। MVA न्यू 100 है, और ओल्ड कितना है T3 ट्रांसफॉर्मर 40 है ना, इसका आ जाएगा, कर देना। नेक्स्ट उसके बाद देखें अगर हम लोग, तो T4 ट्रांसफॉर्मर है ना, इसको चलो T3 को और T4 को इधर कर देते हैं, ये T3 यहां पे कर देते हैं और T4 ट्रांसफॉर्मर x पर यूनिट न्यू, कितना है ओल्ड कितना है, ओल्ड है आपका 8%, तो 0.08 और MVA न्यू 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड कितना है, ओल्ड है 40, ठीक है, ये हो गए। तो सभी ट्रांसफॉर्मर के अभी हम लोग कैलकुलेशन करके लिख देंगे, फॉर्मेट बना लिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे हमारे नए बेस के ऊपर हमने क्या कर दिया है, चारों ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर सबका कर दिया। अब क्या बचा है, अब दोनों लोड बचे हैं और ट्रांसमिशन लाइन बचा है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन। तो लाइन नंबर 1 का देखते हैं, लाइन नंबर 1 का, ठीक है, ये हमारा लाइन नंबर 1 का, ट्रांसमिशन लाइन 1 का। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन 1 का अगर देखोगे तो आपको क्या दे रखा है, ट्रांसमिशन लाइन 1 का जो ओमिक वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 48.4 आपको क्या दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल दे रखी है 48.4 ओम, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, जेड पर यूनिट निकालना है, जेड पर यूनिट निकालना है, तो एक्चुअल अपॉन 48.4 अपॉन जेड बेस, और जेड बेस कैसे निकलेगा, जेड बेस है 48.4 इंटू केवी स्क्वायर अपॉन एमवी, तो एमवी ऊपर आ जाएगा, एमवी ऊपर आ गया तो 100 एमवी अपॉन केवी स्क्वायर है ना, ये 100 एमवी डिवाइडेड बाय किलोवोल्ट कितना है, अब देखिएगा किलोवोल्ट कितना है लाइन पे 220 किलोवोल्ट है, तो 220 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आ गया, समझ में आ गया, जेड बेस केवी स्क्वायर अपॉन एमवी कर दिया मैंने, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, तो यहां पे पर यूनिट निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें लाइन 2 का अगर देखें तो सिमिलरली लाइन 2 का एक्स पर यूनिट है ना, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल देख लेते हैं, एक्चुअल है आपका 65.43 ओम, ठीक है। और यहां पे जेड पर यूनिट आ जाएगा आपका एक्चुअल 65.43 इंटू एमवी 100 और 110 का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर की चिड़िया उड़ाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर ऐसे क्वेश्चन क्या गेट में आएंगे, नहीं गेट में ऐसे नहीं आएंगे, इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से सारे पैरामीटर का एनालिसिस कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन 1 या 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर के ऊपर ही आएगा, आप जल्दी से कर लोगे वहां पे। और वहां पे डायरेक्टली रिएक्टेंस डायग्राम नहीं बोलेगा बनाने को, वहां पे रिएक्टेंस डायग्राम के ऊपर फॉल्ट करवाएगा, और हो सकता है फॉल्ट से क्वेश्चन आए, बट उसके लिए वहां तक जाने के लिए आपको एक प्रोसीजर तो पता होना चाहिए ना,
ठीक है। चलिए अब लोड की बात करें तो लोड मोटर की अगर बात करें तो मोटर का दे रखा है आपको सारा चीज, तो फटाफट मोटर का निकाल देते हैं हम लोग। मोटर का है ना, ये हो गया हमारा मोटर का। तो मोटर का आप देखोगे तो एक्स पर यूनिट न्यू, तो ओल्ड कितना है, ओल्ड देखें अगर हम लोग तो ओल्ड है मोटर का आपका, मोटर का ओल्ड है 18.5, तो ये करेंगे 0.185, ठीक है। 18.5 तो 0.185 MVA न्यू 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड कितना है, ओल्ड आपका दे रखा है 66.5। अब देखिए वोल्टेज में अब यहां पे चेंजेस है, क्योंकि ओल्ड वोल्टेज तो कितना है आपका देखना है, ओल्ड वोल्टेज कितना है 10.45 और इस बस का वोल्टेज कितना है अब नया वाला हमारा बेस 11 किलो वोल्ट, तो 10.45 है ना, ऊपर कौन सा ओल्ड आता है 10.45 डिवाइडेड बाय 11 है ना, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं और इनका क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स पर यूनिट न्यू इक्वल टू है ना, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड और न्यू, नया बेस उस लाइन उस पर्टिकुलर बस से जो कनेक्टेड लोड है उस बस का हमारा जो बेस न्यू बेस वोल्टेज है वो कितना 11 है और ओल्ड वैल्यू 10.45 थी। इससे पहले सभी जगह पे वोल्टेज बराबर थे, इस वजह से ये क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो अब फटाफट लोड की बात करें, अगर हम लोग स्टैटिक लोड है हमारे पास, तो लोड की अगर बात करें तो यहां पे देखिएगा लोड, ठीक है। लोड की अगर बात करें तो यहां पे आप देखिए लोड में क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। लोड में इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, नहीं होगा कॉपी, 57 MVA 0.6 है ना, यहां पे आपको दे रखा है 57 MVA 0.6 और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 10.45 किलो वोल्ट वोल्टेज, 10.45 किलो वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास देखो हमें क्या करना है, जेड पर यूनिट न्यू निकालना है, इसका क्या निकालना है न्यू निकालने के लिए है ना, न्यू जो भी है हमारा, तो यहां पे एक्चुअल अपॉन क्या करना पड़ेगा, हमें जेड बेस करना पड़ेगा, एक्चुअल अपॉन जेड बेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जेड बेस निकालना पड़ेगा और उसके बाद एक्चुअल अपॉन जेड बेस करेंगे तो पर यूनिट हमारा आएगा सिस्टम में। अब देखिए एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें नहीं पता है, यहां रिएक्टेंसेस नहीं दे रखा, सिर्फ इतनी चीजें दे रखी है, तो हमें एक्चुअल क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी। बेस तो निकाल लेंगे, जेड बेस तो हमारे पास नए, हमारे पास क्या है नए, हमारे पास एमवी और किलो वोल्ट है, तो बेस निकाल लेंगे। मुद्दा यह है कि हमें एक्चुअल निकालना है और एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां पर आप देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, है ना, कि अगर मुझे ये करना है, सपोज करो कि मुझे जेड एक्चुअल निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, ओमिक वैल्यू ऑलवेज इन पर फेज, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पे ये हमारा वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय करंट पर फेज, V बाय I का रेशियो दैट इज इंपीडेंस, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं यहां पे ये हमारे पास लाइन वोल्टेज है, तो फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के फॉर्म में कैसे रख सकता हूं मैं, कि फेस वोल्टेज VL इक्वल टू, कुछ नहीं मेंशन है तो हम स्टार में कनेक्ट माने, तो VL इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VPH, तो VPH की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, VL बाय √3, VL बाय √3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय, अब IPH, अब देखिएगा IPH अगर मुझे निकालना है तो यहां पे हमें पता है स्टार कनेक्टेड माना है, तो IL इक्वल टू IPH बराबर है, और MVA रेटिंग दे रखा पावर है ना, चलो और थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूं, S इक्वल टू √3 VL IL है ना, और स्टार है तो IL और IPH बराबर होता है, तो S क्या होता है MVA रेटिंग, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये है MVA रेटिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये √3 और वोल्टेज VL है ना, पावर फैक्टर मत कर देना क्योंकि हमने क्या किया है, अपरेंट पावर से मतलब कॉम्प्लेक्स पावर से निकाला है, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूं, तो MVA डिवाइडेड बाय √3 VL, तो यहां से क्या चीजें हो रही है, दो चीजें कैंसिल आउट हो जा रही है, तो यहां से जो जेड एक्चुअल का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जा रहा है, जेड एक्चुअल का जो फॉर्मूला है वो बन जा रहा है वोल्टेज, ये VL ऊपर जाएगा तो VL स्क्वायर डिवाइडेड बाय
MVA डिवाइडेड बाय MVA। और वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कितना है? बाय डिफॉल्ट ये लाइन वोल्टेज गिवन है, तो 10.45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि ये क्या है, असल में करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं साथ में, और हम ये चाहते हैं कि ये हम लोग विद एंगल के साथ में लिखे। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि यहां पे अगर हम इसको लिखना चाहें करंट को, तो करंट के साथ में देखिएगा, करंट के मैग्नीट्यूड के साथ में एंगल लिखना चाहें तो एंगल कैसे लिखाएगा? हमारा पावर फैक्टर के साथ में, है ना, पावर फैक्टर के साथ में। तो पावर फैक्टर कितना है? 0.6 है, 0.6 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0.6 कॉस इनवर्स 0.6, तो ये हो जाएगा 53, और लेगिंग नेचर है तो -53.13 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पे करंट के साथ में, ये एक्चुअल में करंट है तो करंट के साथ में यहाँ एंगल भी आएगा, करंट के साथ में एंगल भी आएगा, क्योंकि वोल्टेज का एंगल तो 0 है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि MVA कितना हमारा 57, और एंगल आ जाएगा हमारा माइनस, है ना, माइनस था तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 53.13 डिग्री। तो असल में ये Z एक्चुअल आ जाएगा आपका, Z एक्चुअल इसको कर लेते हैं तो 10.45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 57, तो ये हो गया 1.915 एंगल 53.13। और एक बार कॉस के साथ करेंगे और साइन के साथ करेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस और सब कुछ दे देगा, ठीक है। दिस इंटू कॉस 53.13, तो ये हो गया 1.149 प्लस J, और ये हो जाएगा 1.915 साइन 53.13, तो ये हो जाएगा 1.531, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर इतना कुछ बढ़ा देते हैं क्या? नहीं, ये स्टैटिक लोड इस तरीके से होते हैं, तो आपको इस तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन होती है। हमें नहीं पता अंदर लोड क्या है क्या नहीं है, बट हमें अगर किसी का इंपिडेंसेस वगैरह ऐसे इस तरीके से निकालने हैं तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी निकाल लोगे, बेस क्वांटिटी निकाल के हम पर यूनिट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, पर यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे चेंज? यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे चेंज, इधर कर दे, चलो यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पर यूनिट, अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा एक्चुअल कितना 1.149 प्लस J 1.531 डिवाइडेड बाय KV स्क्वायर अपॉन MVA, ठीक है, KV स्क्वायर अपॉन MVA। तो ये हो जाएगा हमारा KV कितना था 11 का स्क्वायर, है ना, नया वाला, नया किलो वोल्ट है ना, KV इंटू MV कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो Z पर यूनिट न्यू आ जाएगा आपका, है ना। सारी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं एक जगह पे, सभी की वैल्यूज में अभी कैलकुलेट करके लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, सारे आंसर लिख दिए, ठीक है। तो ये है जनरेटर का वैल्यू, है ना, थोड़ा सा अलग कलर से लिख दिया ताकि आपका आंसर मैच करना, और मुझे उम्मीद है कि आप देख देख के नहीं कर रहे होंगे, खुद से ट्राई कर रहे होंगे, सिर्फ फाइनल आंसर आप मैच करिए, ताकि मैंने अलग कलर से लिख दिया है जनरेटर का, T1 का, T2 का, T3 का, T4 का, ठीक है। मैच करते जाइएगा, मुझे उम्मीद है कि सबका सही होगा। लाइन 1 का, लाइन 2 का, ठीक है, देन आपका मोटर का, देन आपका लोड का, है ना, लोड का नीचे है लगा हुआ ये इस तरीके से लोड का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, सारे के सारे नए बेस के ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन था, हमें नए बेस के ऊपर हमने सारे के सारे जो रिएक्टेंसेस है वो बदल दिए। अब हम रिएक्टेंस डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ होता है। ये जनरेटर का, उसके साथ में रिएक्टेंस, ठीक है, जनरेटर हो गया, देन ट्रांसफार्मर T1 ट्रांसफार्मर यहाँ पे, ठीक है, और हमारे उसमें डायग्राम में क्या था, T3 इधर था, T1 T2 इधर, T1 T2 T3 और T4, ठीक है। और ये हमारा लाइन 1 और लाइन 2, और ये हमारा जो लोड गिवन था, लोड गिवन की जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, और ये हमारा मोटर का, ये मोटर का, ये हमारा लोड इस 4th नंबर बस से लगा सकते हो। अच्छा, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से भी करते हैं कि इन दोनों को पैरेलल कर देते हैं, है ना, बस को इधर कर दिया फिर इन दोनों को पैरेलल कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बनाते आना चाहिए, क्योंकि
फॉल्ट एनालिसिस में क्या होगा, ये गिवन रिएक्टेंस डायग्राम से क्या रिप्रेजेंटेशन है कि हमने पूरा का पूरा ये पावर सिस्टम ड्रॉ कर दिया है। अब सपोज करो आपसे फॉल्ट में पूछा जाएगा कि मान लीजिए यहाँ फॉल्ट होता है या यहाँ होता है, तो बताइए फॉल्ट करंट होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ निकालने को आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये अगर रिएक्टेंस डायग्राम बनाते सीख गए तो इसका मतलब है कि 25% फॉल्ट एनालिसिस की प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर दो, मतलब फॉल्ट एनालिसिस का 25% हिस्सा सीख चुके हो। ठीक है, तो एट दिस नोट ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। पर यूनिट में सिर्फ और सिर्फ जितना आपको पढ़ाया है इस लेक्चर में, उससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 चूंकि चल रही है हमारी रैंक बूस्टर में, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पैरामीटर्स, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, लोड एंगल और इनके बीच में कैसे रिलेशन है और पावर फ्लो कंडीशन क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। गेट 2022 में भी क्वेश्चन आया है और आगे भी आता रहेगा, पहले भी आए हुए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फटाफट आपको समरी बता दूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ओके, थैंक यू।